वेलकम दोस्तों, रॉ क्लासेस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सभी सीडीपी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, मैं बीच में नहीं ले पाया था, थोड़ा क्लासेस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर फिर से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ। और जैसे आपका डिमांड रहेगा, जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलते अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। और जैसा कि मैंने बोला था, मैं प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल लेके आऊँगा, तो उसी तरीके से मैं लेके आ भी रहा हूँ। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है 20/1/2023 का, 9:30 का। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका 20/1/2023 का 9:30 का पेपर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर बिना देरी किए हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंतजार आपसे भी नहीं होता है। आप भी सोचते हैं कि झटाझट जल्दी क्वेश्चन पेपर हो, और मैं हमेशा की तरह वही लाइन बोलूंगा कि फोकस करिएगा कॉन्सेप्ट पे, रटने और याद करने पे नहीं। सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। कोई ऑप्शन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको करने के क्या तरीके हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। विकास अनिरंतर होती है। विकास शीर्ष से पैर की ओर होती है, या विकास केंद्र से बाहर बाह्य तरफ बढ़ता है। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए, विकास का शीर्षगामी, यदि विकास के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, सीडीपी के क्लास लिए होंगे, तो सीडीपी के प्लेलिस्ट बने हुए पहले बता रहे हैं, और प्रेरणा से लेकर विकास सारे टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट फोकस करके। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। मुश्किल से मुझे लगते हैं 18-19 जो वीडियो होंगे, बस उतने ही है, और उतने में आपको सारे सीडीपी 30 नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आप जल्दी फोकस कर सकें, और एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप देखिए, देख के चीजों को पढ़िए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत क्या था कि जिसमें विकास क्या होता है, सर से पैर की ओर। तो जाहिर बात इसका आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन, कि विकास शीर्ष से किधर होता है, पैर की तरफ होता है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। यदि आपने स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल पढ़े होंगे तो याद होगा कि स्थूल कौशल वो होते हैं जिसमें बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं आपके शरीर की, और सूक्ष्म कौशल वो होते हैं जिसमें छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं आपके शरीर के। तो निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो फुटबॉल को ढकेलना, सुई में धागे पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। तो देखिए, ये तीनों जो है, इसमें आपके शरीर की छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं। जैसे सुई में धागे पिरोना, छोटी मांसपेशियां उंगलियों की यूज हो रही हैं, पर यहाँ क्या, फुटबॉल को ढकेलना। तो जाहिर सी बात है, स्थूल मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी मांसपेशियां किस में यूज हो रही हैं, फुटबॉल को ढकेलने में। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर। और ये जो बाकी तीन है, ये सूक्ष्म है, क्योंकि देखिए, सुई को धागा पिरोना, सुई में धागा पिरोना, तब भी छोटी मांसपेशियां उंगलियों की यूज होंगी। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ते हैं, सिर्फ इतनी मांसपेशियां यूज होती हैं। धागे में मोती पिरोना, तब भी बात वही है। तो जहां छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है वो होते हैं सूक्ष्म कौशल, और जिसमें बड़ी मांसपेशियां यूज होती है उसे बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल, क्योंकि स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, अभिकथन और कारण, शानदार क्वेश्चन है। विद्यालय, पहले देखिए, हमेशा तो बता दूं, पहले दोनों को पढ़िए और पता करिए दोनों सही या गलत हैं। यदि दोनों सही निकले, फिर हम सोचेंगे कि क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप एक, पहले ये देख लीजिए दोनों सही की गलत है। पहला, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये बात सही है कि गलत है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में, तभी तो विद्यालय द्वितीय कारक है, और प्रथम कारक कौन सा है, परिवार। यदि महत्वपूर्ण भूमिका न निभाता तो विद्यालय को द्वितीय कारक पे कभी रखा ही ना जाता। तो पहला ऑप्शन के पहला ए क्या है, सही है। दूसरा है, धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। यहीं पे क्या हो गया, आर, गलत, क्योंकि प्राथमिक कारक क्या है आपका, परिवार। क्या है, परिवार। तो ए सही है, आर गलत। ए सही लेकिन आर गलत। जब दोनों सही होंगे तब हम चेक करेंगे कि ये कि जो कारण है वो अभी कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अभी तक किसका चारों में चारों सही हुआ, जल्द जरा झटाझट कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने में आप लोग बहुत आलस करते हैं,
कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप कितने जुड़े हुए हैं, कितने तेजी से लगे हुए हैं। कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि आपको और किस चीज़ों पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, या जो भी आपके राय मशवरा हो, सलाह हो, उसे तो आप लिख ही सकते हैं। अगला देखिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, झट से जवाब बताइए। तो देखिए यहां बोला है कि बच्चे जटिल समस्याओं का समाधान, पहला होता संवेदीगामक, बिल्कुल छोटा बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक, जहां उसकी सोच समझ बहुत कम होती है। मूर्त संक्रियात्मक, जहां उसके अंदर सोच समझ आ जाती है, लेकिन उन चीजों के बारे में जो उसके सामने मूर्त रूप में। लेकिन जटिल चीजों के ऊपर समस्या समाधान करना, परिकल्पना शक्ति, अमूर्त चिंतन, सृजनशीलता, ये किसमें आती है? औपचारिक संक्रियात्मक में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक। क्योंकि यहाँ कौन सा लिखा हुआ? जटिल समस्याएं, कठिन समस्याओं को। तो जायज बात है, कौन करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक वाले अवस्था का बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां नंबर। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जिन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन, मौखिकरण। यदि आपने जिन पियाजे पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि मैंने वहां बोला था, चाहे स्कीमा, पूर्व ज्ञान एक ही चीज होता है, और जहां बात आ जाए संशोधन, परिवर्तन, बदलाव की, बस समझ जाना क्या हो जाएगा? समायोजन। इसका आंसर कौन सा सही होगा? दूसरा, समायोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी वाक और पाड़। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक के बारे में तो बताया है। तो लिखिए यहां लिखा है अभिविन्यास। अभिविन्यास समझते हैं? जब किसी चीज के प्रकार, जब उसके कैटेगरीज को बांटा जाता है। और वैसे भी आपको बताओ, जब कंफ्यूजन हो तो बाकी ऑप्शन पढ़ा करिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो बाकी ऑप्शन पढ़िए। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जिन पियाजे लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि नहीं? बिल्कुल बताया है। निजी वाक लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि नहीं? बिल्कुल बताया है। पार, ढांचा, मचान, इसके फोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि नहीं? बिल्कुल बताया है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? पहला। तो किसे लेव वाइगोत्स्की ने बताया है? पहले ऑप्शन को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, अनुमानसिक प्रवृत्तियां, अनैच्छिक या सहज क्रियाएं। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बैटरी भी सही है। तो देखिए यदि आप लगाना चाहेंगे तो बच्चों को सीधे समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। स्कीमा जिन पियाजे का, अनुमानसिक प्रवृत्तियां हो ही नहीं सकती, जिन लेव वाइगोत्स्की ने समाज को महत्व दिया था। अनैच्छिक सहज क्रियाएं, ये भी जिन पियाजे के शब्द हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, सामाजिक संपर्कता, इसी को बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसका सही क्रम पूछा था। पहले पूर्व आता है, फिर कुछ नहीं आता, फिर उत्तर आता है। तो देखिए पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। यदि आपने लॉरेंस को नहीं पढ़ा है तो जाइए और एक बार अच्छे से बिल्कुल शॉर्ट वीडियो 10-20 मिनट के अंदर लॉरेंस को पढ़ के खत्म कीजिए। भरोसा रखिए नहीं जाएगा उससे बाहर। और जिन बच्चों ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं वो चीजें बहुत मदद कर रही हैं आपके 30 में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक बार कमेंट जरूर कर दें कि जी सर आपका पढ़ाया हुआ मदद कर रहा है। एक बार कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि नहीं मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई तो आपकी मदद कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। नियोजन मतलब प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग।
प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग की बात कर रहा है, कि प्लानिंग का केंद्र होना चाहिए। प्लानिंग किसके हिसाब से होनी चाहिए? परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल गलत, अध्यापक के हिसाब से बिल्कुल गलत, माता पिता के हिसाब से बिल्कुल गलत। किसके हिसाब से होनी चाहिए? बच्चे के हिसाब से। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर, बहुत बेहतरीन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गतिक, संवेदी या दिशाई? एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए कौन सा नॉलेज होना चाहिए और उस नॉलेज किस बुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत है? एक बार में समझ में आ गया होगा कौन सी। भाषाई बुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी तो कवि बनोगे, अच्छे अच्छे शब्द डालोगे। जब से भाषा नहीं आएगा तब से कवि और लेखक किस काम के? कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा और समझ गए होंगे, एकदम धड़ाधड़ लगाने वाले क्वेश्चन है। हाँ, यहां बच्चे अटकते हैं। इस चीज को आराम से करेंगे, पहले चेक करेंगे दोनों सही की गलत है। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जाहिर बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए मौखिकरण करने के लिए। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है, बिल्कुल गलत। अरे इसी सोच को तो विचार कहते हो बालक। भाषा विचार के बारे में तो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे लड़े हुए हैं आपस में। एक बोलता भाषा पहले, एक बोलता विचार पहले। यदि स्वतंत्र होता तो इतनी लड़ाई हुई रहती लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही और आर गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? एकदम बच्चों वाला सवाल है। लैंगिक समता, लैंगिक समानता, लैंगिक स्थिरता, लैंगिक रूढ़िवादिता। और दिमाग में मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आधे बच्चों का आंसर आ चुका होगा। कौन सा होता है? चौथा ऑप्शन, लैंगिक रूढ़िवादिता, या इसी को लैंगिक पक्षपात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम शैली मतलब तरीका, अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? आ गया ना व्यक्तिगत भिन्नता, बोला था ना बहुत मदद करेगा व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक। जिन बच्चों ने देखा होगा जच्चा बच्चा जैसा टॉपिक, कुछ भी याद करने के नहीं, पर उसकी समझ हर जगह टकराती होगी। तो बोला है कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन, विद्यार्थियों की यदि हम अधिगम शैली चुन रहे हैं कि नहीं, किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता, चूंकि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, तो हमें व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, को किस नजरिए से देखना चाहिए? उस व्यक्तिगत भिन्नता को हमको कैसा देखना चाहिए? पहला, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधक के रूप में, विकास प्रक्रिया में एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, अभिसारित चिंतन के नतीजे के रूप में। तो देखिए, बाधा के रूप में व्यक्ति भिन्नता देखना क्या है? गलत। विकास प्रक्रिया में एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, ये सही है भाई। विकास प्रक्रिया में एक प्राकृतिक और स्वाभाविक चीज है व्यक्तिगत भिन्नता। अगला देखते हैं, एक प्रकार के, लेकिन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी उससे बेहतर ऑप्शन आ जाते हैं, तो अगला ऑप्शन सही हो जाता है। एक प्रकार के असामान्य व्यवहार, गलत। अभिसारित चिंतन, गलत, सोचने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? दूसरा। तो हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ना, भले से पहले ऑप्शन में आंसर मिल जाए, क्योंकि हमेशा बेहतर देखा जाता है। और ना समझ में आए कोई ऑप्शन तो उसे होल्ड करके बाकी पढ़ो, फिर लास्ट में एक दो ऑप्शन जो बचेंगे उस दो ऑप्शन उसे आप कंपेयर कर लेना। अधिगम हेतु मूल्यांकन, अधिगम हेतु मूल्यांकन मतलब इसी को बोलते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम हेतु मूल्यांकन को ही कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन होता है जो कि शिक्षक करता है, और साथ में यह रचनात्मक होता है। शिक्षक और रचनात्मक मतलब अच्छा वाला मूल्यांकन, एक लाइन की बात, रचनात्मक है तो अच्छा वाला मूल्यांकन। और जो बच्चे मूल्यांकन पढ़े होंगे योगात्मक रचनात्मक को समझ गए होंगे। रचनात्मक मतलब अच्छा वाला मूल्यांकन। और जिन बच्चों ने पढ़ा है, रिक्वेस्ट है जाके एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखिए, पहला, कौन सा कथन सही नहीं है?
मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, भाई ये तो सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन सतत होना चाहिए, ये भी सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन मानकीकृत, बस यही नहीं होना चाहिए। पूछा ना कौन सा नहीं, कथन सही नहीं है, यही वाला सही नहीं है। मानकीकृत आया, ऑप्शन क्या मिल गया कि यही नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन क्या है आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं 15। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? वह कौन सा प्रश्न है जो बच्चों के अंदर रचनात्मकता जगाएगा, समस्या समाधान के दृष्टिकोण नजरिए को बच्चे के अंदर डेवलप करेगा, जिसमें मतलब अपसारी चिंतन होनी चाहिए, बहुत पक्षों पे, जो याद करने पर आधारित ना हो, एक मुक्त सिरे वाले प्रश्न हो, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है। आपका नाम क्या है? आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं? भारत को आजादी कब मिली? और मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं होगा, बच्चे आप लोग के दिमाग में आ गया होगा जवाब दूसरा नंबर, क्योंकि ये भी एक याद करने वाला चीज है, ये भी एक याद करने वाला, ये भी एक याद करने, आपको लगता होगा नाम नहीं याद करने वाला चीज, पर वो भी शुरू में याद ही करने वाला चीज है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन से, कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, यही इसका क्या है सही आंसर। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे बच्चे कई पहलुओं पर विचार करता है, और कई पहलुओं पर विचार करके एक सही मतलब कई पहलुओं पर विचार करता है, और विचार करके अपने राय, अपने मशवरे, जो अपनी बात होती है उसकी अभिव्यक्ति करता है। क्योंकि देखिए नाम क्या है उसमें आंसर फिक्स है, कहाँ रहते हो वो भी आंसर फिक्स है, भारत को आजादी कब मिली वो भी आंसर फिक्स है, जो है वही रहेगा। लेकिन अपने शहर में प्रदूषण को कैसे कम करें, एक बच्चा कोई और आइडिया बताएगा, एक बच्चे अपना कोई और आइडिया बताएगा, तीसरा कोई और, मतलब उसका आंसर नहीं फिक्स है, बहुत से आइडिया होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाता है समस्या समाधान को डेवलप करने के लिए, जो अपसारी चिंतन पर आधारित हो, मुक्त अंत वाले प्रश्न हो। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, आधा पार करके हम लोग सफर। हाशिए पर स्थित समूहों में आने वाले विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? हाशिए पर स्थित समूहों में आने वाले विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? देखिए हाशिए के समूह मतलब वो बच्चे जो शिक्षा से दूर रह गए हैं, उनकी बात कर रहा है कि उस तरह के जो बच्चे हैं उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का, मतलब कि एक ऐसा बच्चा कि जो आदिवासी जनजाति जो शिक्षा से दूर है वो आपके क्लास में है, और उस बच्चे के अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, तो उस सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण एक टीचर का होना चाहिए, ये पूछा है। एक बच्चा जो आदिवासी जनजाति कहीं से है, जाहिर बात है उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान और नॉलेज होंगे, तो एक टीचर का उस सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, बस यही पकड़ना है। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, गलत। उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे मान देना चाहिए मतलब सम्मान देना चाहिए, और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, बहुत सही बात है। उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत। उसे दूसरे समूह के विद्यार्थी द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए, कम समझना चाहिए, गलत। ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा, सम्मान दो और उसे अपने अधिगम प्रक्रिया में शामिल करो। बिल्कुल आसान आते हैं, आसान तरीके से करेंगे, आएंगे नहीं तो आसान बना देंगे। हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौतियां महसूस करते हैं, स्वलीनता मतलब ऑटिज्म की बात कर रहा है, फिर भी उनमें समानता का सामर्थ्य होता है, मतलब स्वलीनता वाले बच्चे तो कई परेशानियों से जूझते हैं, जाहिर सी बात है, पर उनमें कौन सी कैपेसिटी होती है, मतलब किस चीज की क्षमता होती है, कौन सा सामर्थ्य होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शक्ति उनके अंदर पाई जाती है जिसमें उनको दिक्कत नहीं होता है? इसने बोला है कि हालांकि जो ऑटिज्म वाले बच्चे कई परेशानियों से जूझते हैं, उनको कई चीजों में दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी इन चारों में से वो कौन सी चीज है जिसमें उन बच्चों को दिक्कत नहीं होती? चलिए, बारीक जानकारी पर ध्यान देना, बारीक जानकारियों पर ध्यान देने, कभी मैंने बोला कि ऑटिज्म वाले बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, ऑटिज्म पढ़ाते समय भी मैंने बोला था, कभी ये मत समझिए कि ऑटिज्म वाले बच्चे मंद बुद्धि होते हैं तो ऑटिज्म वाले बच्चे बारीक जानकारियों पर ध्यान नहीं देंगे या पढ़ने में कमजोर होते हैं। तो बारीक जानकारियों पर ध्यान देना, प्रभावशाली संप्रेषण, यदि आप कंफ्यूज है कि ऑप्शन कैसे नहीं, मान लीजिए ध्यान में नहीं है, जिसको होल्ड करिए, होल्ड करके रखिए। प्रभावशाली संप्रेषण बातचीत करने में ऑटिज्म वाले को क्या होता है, दिक्कत, ये तो उसका सामर्थ्य नहीं होगा, ये उसकी कमी है, सामर्थ्य नहीं है। संज्ञानात्मक नम्यता, नम्यता मतलब लचीलापन,
लचीलापन नहीं होता। अपने आप को लचीलापन होता तो किसी भी समाज में कहीं भी एडजस्ट कर लेता, ये भी नहीं है। सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझना है। अरे समझ लेता सामाजिक परिस्थिति को तो बातचीत करने में क्यों दिक्कत होता, क्यों नजर चुराता, ये भी क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बारीक जानकारियों पर ध्यान देना। देखिए ऑटिज्म वाले बच्चे को बातचीत करने में दिक्कत होती है, ऑटिज्म वाले बच्चे को समाज में लोगों से मिलने घुलने, अपनी बात कहने, लोगों की बात समझने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म वाला बच्चा अपनी बिहेवियर को बार बार दोहराता है, पर ये कभी मत सोचिएगा कि ऑटिज्म वाला मंद बुद्धि होता है तो ऑटिज्म वाला बारीक चीजों पे ध्यान नहीं देगा, या फिर ऑटिज्म वाला बच्चा बिल्कुल गधा होता है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ऑटिज्म वाला बच्चा तेज बुद्धि भी हो सकता है, ऑटिज्म वाला बच्चा पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, बारीक चीजों पे ध्यान भी दे सकते हैं, बस उसे बातचीत करने और लोगों के सामने आने में दिक्कत होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। यही वो बारीकी होती है कि जहां आप पढ़े रहते हैं पर आप एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि नहीं ऑटिज्म का बच्चा है तो जाहिर बात उसके अंदर कमी होगी, गधा टाइप का होगा, मंद बुद्धि, तो वहीं से आपको फंसा लेता है। पठन वैकल्य एक है, डिस्लेक्सिया की बात पूछा है, डिस्लेक्सिया एक क्या है, विशिष्ट अधिगम कठिनाई, जाहिर सी बात है, विशिष्ट मतलब अधिगम मतलब पढ़ाई लिखाई में कठिनाई, डिस्लेक्सिया क्या है, पढ़ाई लिखाई में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संवेदी क्षति नहीं, स्वलिनता नहीं, स्वलिनता भी नहीं, श्रवणात्मक असक्ता मतलब सुनने में दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, विशिष्ट अधिगम कठिनाई, इसीलिए तो बोलते हैं डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया को अधिगम अक्षमता। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर, ऑप्शन नहीं सॉरी क्वेश्चन, बिल्कुल क्या बताएं, बस क्वेश्चन करते करते लगता है कितना न कर जाए। जब क्वेश्चन झटा आते रहते हैं तो क्वेश्चन करने में मजे आते हैं। दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है, स्पर्शनीय चित्र, हस्तलिखित नोट्स, ऑडियो टेप का व्याख्यान, ब्रेल लिपि, उभारशील किताबें। तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में जो बोला है कि दृष्टिबाधित मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता, सीधी बात है, दृष्टिबाधित मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता। उन बच्चों दृष्टिबाधित मतलब दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थी मतलब जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, उनके समावेशन, उनको क्लास में एडजस्ट करने के लिए कौन सा कारक बाधा बनेगा, कौन सा कारक मदद करेगा, नहीं पूछा, पूछा बाधा बनेगा। तो बताइए, स्पर्शनीय चित्र, एक ऐसा चित्र जिसको स्पर्श करके बच्चा समझ सके कि किस चीज का चित्र है, तो क्या यह दृष्टिबाधित के लिए बाधा बनेगा, बिल्कुल नहीं। हस्तलिपि नोट्स, हस्तलिपि नोट्स हाथों से लिखा हुआ नोट्स है और आपने दे दिया दृष्टिबाधित को पढ़ने के लिए, अब बताइए ये चीज बाधा बनेगी कि नहीं, बिल्कुल, ये क्या बनेगी उसके लिए, बाधा। ऑडियो टेप व्याख्यान, ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, ऑडियो लगाया और सुन रहा है, तो क्या ये चीज बाधा बनेगी दृष्टिबाधित के लिए, नहीं। ब्रेल लिपि, उभारशील किताबें, ब्रेल लिपि तो आती ही है दृष्टिबाधित के लिए, ब्रेल किताबें, तो क्या ये बाधा बनेगा, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हस्तलिपि नोट्स दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बाधा बनेगी। अगले पे चलते हैं, 20 नंबर, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं, वो कौन सा गुण अक्सर दर्शाते हैं, उच्च एकाग्रता मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, देखिए अवधान न्यूनता मतलब ध्यान लगाने में कमी है, अति सक्रियता मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, सॉरी एक्टिवेट नहीं सॉरी एक्टिव होता है। तो उच्च एकाग्रता बहुत ज्यादा एकाग्र होता है, जिसको ध्यान लगाने में ही कमी, वो एकाग्रता कहां से दिखाएगा, गलत। आवेगशीलता, बहुत ही आवेगशील होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होने का मतलब क्या, बहुत ज्यादा आवेगशील होता है, ये सही हो सकता है, लेकिन हम चारों पढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता और संगठन, बिल्कुल नहीं, लेकिन कई जगह ये ऑप्शन भी सही दिया हुआ है बुक वगैरह में। लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता, कि लंबे समय तक एक ही जगह वो स्थिर रख के लेक्चर सुन ले, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, उसका ध्यान ही नहीं लग पाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, आवेगशीलता। लेकिन कई जगह आपको बुक में, कई बुक में आपको कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या संगठन भी सही लिख दिया, पर वो ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर, फिर अभिकथन। अब हम लोग ध्यान देंगे इसके ऊपर, एक बार बैटरी देख लेता हूं, चलिए बैटरी है, कि दोनों में पहले दोनों सही है या गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए, ये चीज सही है कि गलत, पहले ये बताइए कि अर्थपूर्ण अधिगम मतलब अच्छे से अधिगम ताकि समझ सके, ऐसा पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन मतलब ज्ञान का खुद निर्माण करने के लिए बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा अवसर देने चाहिए, ये क्या है, सही है। अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, ये क्या है, गलत है, मतलब ए सही और आर
गलत। समझ गए ना गुरु? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला हो गया ना। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल होनी चाहिए, और संबंधित खंडों में प्रस्तुति, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, अति आसान और अत्यधिक सरल। मतलब जो विषय वस्तु है, सिलेबस आप डिजाइन कर रहे हैं, वो किस तरीके की होनी चाहिए बच्चों के लिए? बहुत ही कठिन होनी चाहिए, गलत। मैंने बताया था कठिन होना भी गलत है। और संबंधित खंडों में प्रस्तुत, मतलब कई पार्ट में आपने बांट दिया और सभी पार्ट एक दूसरे से संबंधित भी नहीं है, ये भी क्या है? गलत। खंडों में नहीं देते, संपूर्ण रूप में देना चाहिए, कभी खंडों में नहीं। विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश संबंधित, जाहिर बात है बच्चे के समाज से संबंधित है चीजें। अरे आपने ऐसा सिलेबस बनाया जो कि बच्चों के समाज और उनकी संस्कृति से संबंधित है, तो उन्हें समझने में और आसानी होगी। ये ऑप्शन क्या है सही? अति आसान और अत्यधिक सरल, ये भी क्या है? गलत। और मैंने पहले बताया सरल हो या जटिल, ये दोनों ऑप्शन गलत होते हैं। सही ऑप्शन होता है लचीला, न सरल न कठिन, कैसा होना चाहिए? लचीला। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत सही। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? स्मृतिकरण, अभिसंज्ञान, अनुकूलन, आत्मसातकरण। अभिसंज्ञान, अनुकूलन, आत्मसातकरण या स्मृतिकरण। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? तो देखिए, जहां बात आ जाए खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना, मतलब अपने बारे में ही चिंतन करना, चाहे अपने सोच के बारे में चिंतन करना, चाहे अपने स्मृति के बारे में चिंतन करना, चाहे अपने चिंतन के बारे में चिंतन करना, मतलब अपने किसी भी मानसिक शक्तियों के बारे में चिंतन करना, चाहे अपने तर्क के बारे में चिंतन करना, कोई भी यदि वो अपने बारे में चिंतन है तो उसे क्या बोलते हैं? अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, या इसी को लिखता है परा संज्ञान। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। जब भी आएगा कि खुद के चिंतन पर, खुद के सोच पर, खुद के विचारों पर, खुद के तर्क पर, खुद के स्मृति पर चिंतन करना क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, खुद के स्मृति, खुद के तर्क, मतलब जब इस तरीके की लाइन देंगे चिंतन करना क्या कहलाता है, तो होता है अधिसंज्ञान, या उसी को बोलते हैं परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, विद्यार्थी के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? स्व पहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम, निष्क्रिय अनुसरण। झट से बताइए कौन सा होगा? बहुत ही आसान है। अधिगम की सामाजिक संरचनावादी उपागम, मैंने पहले बताया इस तरह के शब्द आ रहे, समझिएगा, वो अच्छे पढ़ाई की बात बोला है। निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? देखिए, स्व पहल अन्वेषण, जब भी बात है स्व मतलब खुद, देखिए खुद से प्रेरित होना भी सही है, खुद से ज्ञान का निर्माण करना भी सही है, खुद से खुद का मूल्यांकन करना भी सही है, खुद से प्रश्नों का निर्माण करना है। यदि बच्चा कोई भी चीज खुद से कर रहा है तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो स्व पहल अन्वेषण क्या है? हाँ, प्रभावशाली नहीं है। तो स्व पहल अन्वेषण प्रभावशाली नहीं होगा? बिल्कुल प्रभावशाली होगा। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, क्या यह प्रभावशाली नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ले भाई उसके गलत ठहराओगे? समाज में चर्चा, परिचर्चा, संवाद, ये तो सही होता है ना। क्लास में मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। खोजी अधिगम, ये भी सही है। निष्क्रिय अनुसरण, यदि बच्चा निष्क्रिय होकर पढ़ेगा तो वो चीज उसके लिए प्रभावशाली नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आत्म केंद्रितता। जो बच्चे पढ़े होंगे क्लास, उनको तो लगता है कि हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, झट से बोलेंगे कि सर एक ही चीज सही हो जाता है, कौन सा? अपसारी चिंतन। जिन्होंने देखा होगा, विश्वास मान लीजिए उन लोग मतलब देखते समझ में आ गया होगा कि नहीं अब तो अपसारी चिंतन ही सही होगा। देखिए, प्रक्रियात्मक स्थिरता का मतलब होता है कोई कार्य करने में वो रुक जाता है, बार बार किसी जगह आके अटक जाए। जैसे कोई क्वेश्चन लगा रहा है फिर आके अटक गया, फिर कोई चीज कर रहा है अटक जाए, मतलब प्रक्रियात्मक स्थिरता मतलब कार्य करने में उसके क्या स्थिरता। कोई भी कार्य करता है तो अटक जाता है, उसे और तरीके से कर ही नहीं पाता, एक ही तरीके से करता है और तरीके में भी क्या होता है? अटक जाता है, वो किसी एक तरीके पे ही रुका हुआ है। अभिसारी चिंतन भी क्या है? गलत है।
ये भी क्या गलत है। आत्म केंद्रिता मतलब खुद पे स्वार्थीपन होना भी क्या है, गलत है। कौन सा सही होगा, अपसारी चिंतन। अगले क्वेश्चन तरफ 26 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत और त्रुटिपूर्ण होती हैं। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हें कठोरता से निपटाना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतनों का परिणाम है। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थी के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा मैंने बताया था, कभी कभी लिखता है सहजानुभूत अवधारणा, कभी कभी लिखता है वैकल्पिक अवधारणा। ये वो अवधारणा होती है जो बच्चा अपने दिमाग में बनाया होता है कॉन्सेप्ट। जैसे आपको पता है गुरुत्वाकर्षण में कि कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, लेकिन बच्चे को लगता है कि अरे धरती माँ के पास ताकत होती है इसलिए वो सबको खींच लेते हैं। ये होती है वैकल्पिक अवधारणा। अल्टरनेट मतलब कि बच्चे की खुद की सोच और समझ जो बाकी दुनिया से बिल्कुल हट के है। आपको लगता है आपको सही से पता कि ये चीज ऐसे होती है, पंखा कैसे घूमता है, भाई बिजली अंदर मोटर लगा, ये कॉइल फलाना ठिकाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह सब लगते हैं तो घूम जाता है। लेकिन बच्चे की अपनी कोई अवधारणा होगी पंखा घूमने के लिए, लाइट जलने की उसकी अपनी कोई अवधारणा होगी। तो वही तो उन अवधारणाओं को जो बच्चे अपने दिमाग में लिए रहते हैं, उनकी अवधारणा जो आप सभी से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल हट के वो सोचा रहता है, तो उन अवधारणाओं को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे की अवधारणा चाहे जैसे अनदेखा कर ही नहीं सकते। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। सही है, पर हम और ऑप्शन देख लेंगे। उन्हें कठोरता से निपटाना चाहिए, गलत। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, सही बात है, बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। नामीकरण, लेबलिंग करना, ये सभी क्या होते हैं, गलत। ये सभी क्या होते हैं, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर। बढ़ावा देना सही है, पर नामीकरण क्या हो गया, नामीकरण आने की वजह से ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 27 नंबर चलते हैं। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयास का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिगम, अशक्तता, असाध्यता, आंतरिक प्रेरणा, गौरव या राहत। एक बच्चा, खुद सोचिए, क्या महसूस करेगा यदि वो इस बात पर विश्वास करे। एक बच्चा यह विश्वास करता है कि वो जो भी प्रयास या कोशिश कर रहा है उस कार्य का परिणाम पे कोई असर नहीं होगा। इमेजिन कीजिए कि आप ये सोचें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं या सर हम जो भी पढ़ रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इसके वजह से हमको नहीं लगता कि मेरा सीटेट निकलेगा। मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं इस पढ़ाई की वजह से भी मेरा सीटेट निकलने वाला नहीं होगा, इसका मेरे परिणाम रिजल्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसके वजह से आप क्या महसूस करेंगे, क्या आंतरिक रूप से आप प्रेरित हैं, नहीं। आत्मगौरव, नहीं। राहत मिलेगा आपको, नहीं। अधिगम, अशक्तता, अब असहाय महसूस करेंगे, बेचारा वाला हालत हो जाएगा, निराशा में चले जाओगे। इसलिए हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखा करिए, ढीठ बनिए। कल पेपर रहेगा तब भी पास कर जाएंगे। पहला स्टेप है कि अपने दिमाग को तैयार करना, ढीठ बनना। इतना बोला कीजिए किसी से कि कल भी पेपर रहेगा तब वो पास कर जाएंगे, इतनी क्षमता है। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। आंतरिक प्रेरणा एक बाह्य प्रेरणा, वह प्रेरणा जो बाहरी चीजों द्वारा प्रेरित हो। आंतरिक प्रेरणा वो जो खुद आपके अंदर हो और उसके द्वारा आप क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, सही बात है भाई, ज्ञान प्राप्त करना हमारी इच्छा, ये क्या है, आंतरिक बात है, तो ये क्या है, आंतरिक प्रेरणा। बाकी देखिए, नगद इनाम, रुपया, ये प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये कैसी है, बाह्य प्रेरणा है। सब पाठियों को प्रभावित, अपने साथ पढ़ने वाले को प्रभावित करना, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं। नगद इनाम के लिए पढ़ रहे हैं मतलब दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, किसी किसी वस्तु के लिए पढ़ रहे हैं आप। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए भौकाल बना रहेगा, बड़ा पढ़ने में तेजी, इसलिए आप पढ़ रहे हैं कि चर्चा थोड़ी रहे, तो आप दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं। दंड से बचने के लिए, दंड के लिए आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि आप पढ़ते हो तो किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, खुद के लिए। जिज्ञासा के लिए यदि आप पढ़ेंगे तो किसके लिए पढ़ेंगे, खुद के लिए। रुचि के लिए पढ़ेंगे तो रुचि भी क्या, खुद की। चाहे रुचि होगी वो भी खुद की, जिज्ञासा होगी वो भी खुद की, ज्ञान होगी तो भी आपकी क्या होगी, खुद की। तो सभी आंतरिक प्रेरणा। और ये जो बाकी है कौन से, बाह्य प्रेरणा है। सारे वीडियो बने हुए हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए।
महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। अब इसका बताइए कौन सा सही होगा। परिहार का मतलब होता है एक तरह से अवॉइड करना। परिहार का मतलब क्या होगा, अवॉइड करना होता है कि आप उस चीज को, मतलब कि परिहार का आपको कैसे बताएं, बाहर करना। जैसे राजा महाराजा होता है ना, परिहार मतलब सब लोग कमरे से बाहर, तो परिहार का मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर करना, बाहर करना। परिहार शब्द का मतलब, यदि आप देखे होंगे तो उसमें बोलते हैं राजा महाराज परिहार मतलब सब लोग यहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ हमसे। तो देखिए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्यों पर बढ़ावा देना चाहिए। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, महारत हासिल करना हमेशा सही होता है, मैंने बताया था। बाकी देखिए गलत क्यों। परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य मतलब कि महारत लक्ष्य से दूर होने की बात कर रहा है। प्रदर्शन दिशा में उन्मुख लक्ष्य मतलब आपका उन्मुख लक्ष्य क्या, प्रदर्शन, दूसरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, भी गलत है। परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य किसके लिए, दूर करने के लिए, सभी क्या गलत। हमेशा महारत उन्मुखी होना चाहिए, मास्टरी मतलब किसी चीज में डीप में समझ जाए, कॉन्सेप्ट समझ जाए, वो होती है महारत उन्मुखी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। 30वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अभिसंज्ञान, चिंतन, सृजनात्मकता, अधीनता उन्मुखी। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे कई बच्चे समझ भी गए होंगे कि ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको नए नए शब्द दिखेंगे मिलेंगे, सॉरी, आपको नए नए शब्द देखने को मिलेंगे। तो ऐसे समय पे आप घबराए नहीं, उस शब्द को होल्ड करिए। जो आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जो लाइन है उसे होल्ड करके रखिए, बाकी ऑप्शन को देखिए, उसमें सही गलत पता चलेगा। तो लास्ट में जो, या तो वो अकेला बचेगा या आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, और उन दोनों पे कंपेयर कर लीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ये कोई भी नए शब्द मिल जाए तो उससे सबसे पहले घबराना नहीं है। तो देखिए, किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अधिसंज्ञान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए अधिसंज्ञान को। चिंतन को बढ़ावा नहीं देना है, चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बचा, अधीनता उन्मुखी। इस तरीके से चीजें होती हैं कि यदि आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट, तो चाहे कितने भी नए शब्द का प्रयोग करें, सभी को लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो और आज के प्रैक्टिस सेट में उम्मीद करता हूं आपको कई चीजें समझने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी, और आपको मजा भी आया होगा। और जो बच्चे नए हैं तो उन्हें बता दूं कि आपको पूरे सीडीपी के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। 18-19 वीडियो में आपको सारे सीडीपी पढ़ा दिए गए, वो भी बहुत ही शॉर्ट तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट। एक भी आपके टॉपिक फंसेंगे नहीं, 30 के 30 क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे। मतलब एकदम शॉर्ट और संपूर्ण गाथा यदि आपको पढ़नी है सीडीपी की, शॉर्ट में पूरी संपूर्ण गाथा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार जरूर देखिए। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, एकदम शॉर्ट में, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन बच्चों ने देखा है और उसके बाद यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि चीज़ें आपकी मदद कर रही हैं या फिर नहीं, या फिर आपको लगता है कोई और टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए जो छूट गया हो, तो उसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी यदि पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मोटिवेट करिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।